अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। मुल्क में जनरल इलेक्शंस और उसके नतीजे में बनने वाली हुकूमत को 1 साल मुकम्मल हो गया, तो करते हैं हुकूमत के पहले साल का रिपोर्ट कार्ड। अब ये जो इलेक्शंस थे, ये एक ऐसे माहौल में, हालात में हुए जब निगरां सेटअप गैर मामूली तौर पर खिंच चुका था और सुप्रीम कोर्ट की तारीख देने के बावजूद इलेक्शंस होने पर बहुत इबहाम था। लेकिन फिर इलेक्शंस तो हो गए, लेकिन रिजल्ट्स की गिनती के दौरान सवालात, तहफ़्फ़ुज़ात ने जन्म लिया। बहरहाल इस शक व शुबे के दरमियान नून और पीपल्स पार्टी ने मिलकर एक हुकूमत बनाई जिसको बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना था। इकॉनमी, लॉ एंड ऑर्डर और एक भरपूर मुतहरिक अपोजिशन, ये रही सब कुछ हुकूमत के सामने। 1 साल एक मुतनाज़ आइनी तरमीम, एक्स बंदिश, पैका कानून, ECP से मुतल्लिक कानून साजी, अपोजिशन के विक्टिमाइजेशन के इल्ज़ामात, दूसरी तरफ इकॉनमी के मुस्बत इशारिये, जमहूरी सिस्टम की रवानी। अब ऐसे में हुकूमत दावा करती है कि कामयाब रहा उनका 1 साल, बड़ी कामयाबियां उन्होंने समेटी, लेकिन अपोजिशन कहती है कि ये दावे गुमराहकुन हैं। तो अपने तजियाकारों के सामने सवाल रखते हैं, 8 फरवरी 2024 से 8 फरवरी 2025 तक का सफ़र, हुकूमत का पहला साल कामयाब रहा या रहा नाकाम? हम इस डिस्कशन के लिए ज्वाइन कर रहे हैं उमर चीमा साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा, आसिफ बशीर चौधरी साहब और फ़खर दुरानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। फ़खर, आपसे शुरू करते हैं, क्या राय है आपकी? एक तरफ हम देख रहे हैं यौम तामीर और तरक्की मनाया जा रहा है और कहा जा रहा है इसको, एक तरफ यौम स्याह, किस राय में ज़्यादा वज़न? शुक्रिया अलीना। देखें, इसमें जो हुकूमत की कारकर्दगी है, ये मुख्तलिफ सेक्टर्स को फिर हमें डिवाइड करके देखना होगा। अगर इकॉनमी के हवाले से देखा जाए या माशी तौर के ऊपर, तो हुकूमत ने नो डाउट इसमें काफ़ी कुछ अचीव किया है। ख़ास तौर के ऊपर अगर हम देखें, जब ये हुकूमत बनी है उससे पहले जो माशी तौर के ऊपर पाकिस्तान की सूरत हाल थी, सब यही प्रेडिक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान कहीं डिफ़ॉल्ट ना कर जाए। और IMF के साथ जो जितनी कड़ी शराइत फिर रखी गई, उसी माशी सूरत हाल की बुनियाद के ऊपर ये सारा कुछ मैं समझता हूँ कि ये जो डिफ़ॉल्ट से फिर एक रिकवरी मोड और फिर रिकवरी से आप एक स्टेबिलिटी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जो ग्रेजुअली जो सफ़र है उसको देखा जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत की नो डाउट इस हवाले से माशी तौर के ऊपर एक अचीवमेंट है। ख़ास तौर के ऊपर देखिए अचीवमेंट्स में भी अगर वो देखा जाए तो जो एक महंगाई थी इस हुकूमत के आने से पहले, गो कि इससे पहले भी पिछली जो इन्हीं की 1.5 साल हुकूमत थी PDM की, लेकिन उसके बावजूद भी जो महंगाई थी एक तारीख़ के मेरा ख्याल है हाईएस्ट लेवल के ऊपर थी, लेकिन उसके बावजूद महंगाई को नीचे लेके आना जो 10% या उससे भी सिंगल डिजिट की तरफ अब जो है ये महंगाई शायद वो आ रही है, वो उसको देखा जाए। उसके साथ साथ जो बाकी अगर हम देखें इंटरेस्ट रेट का, ये तो ऑब्वियस है, सबके सामने है कि 22% जो है वो इंटरेस्ट रेट था, वो कम होके अब कोई 12% तक आ गया। ये एक वाज़े इशारा है कि मुल्क में जो महंगाई है वो कम हुई है, उसकी वजह से ही ये जो इंटरेस्ट रेट है वो डाउन हुआ है। फिर उसके साथ साथ जो फॉरेन रिज़र्व्स का अगर हम देखें तो पाकिस्तान में जो एक ऐसा भी मौका आया था कि जो पाकिस्तान के पास जो फॉरेन रिज़र्व्स थे वो बिल्कुल वही रोल ओवर वाले ही पैसे पड़े थे जो मुख्तलिफ ममालिक के, वो अब कुछ स्टेबिलिटी की तरफ आ रहा है। इसी तरह फॉरेन एक्सचेंज का हवाले से देखा जाए तो पाकिस्तान में जो रुपए की कदर थी वो काफ़ी हद तक स्टेबल हुई है। पिछले 1 साल से देखा जाए तो जो पहले एक ऐसा मौका भी था कि 300-350 तक जा रहा था, वो इसको स्टेबिलिटी हुकूमत ने लाई है। तो ये वो इशारे हैं कि इसको मसनूई तौर के ऊपर जो कंट्रोल करना, जो मैं नहीं समझता कि ये जिस तरह वो कहा जाता था कि ये मसनूई तौर के ऊपर ये इसको हुकूमत कंट्रोल करती है। माशी तौर के ऊपर देखा जाए तो हुकूमत ने नो डाउट इस हवाले से तो कुछ किया है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो देखा जाए तो बेहतरी की काफ़ी हद तक गुंजाइश है। और जो नाकामी भी हुई है माशी हवाले से देखा जाए, एक तो ये है कि जो डिफ़ाइंड रोल्स हैं जो पोर्टफोलियोज़ के हवाले से, उसमें हुकूमत ने वो बेहतर परफॉर्म मैं समझता हूँ कि नहीं किया। ख़ास तौर के ऊपर मैं वजारत जो वज़ीर ख़जाना के हवाले से ही देखा जाए, जो कुछ वो इम्प्लीमेंट करना चाहते थे जो माशी तौर के ऊपर, उसमें भी हमने देखा है कि इंटरफेरेंस होती रहती है, क्योंकि जो सियासी जमातें हैं वो बहरहाल उन्होंने अवाम को जवाब दे होना होता है। तो उस बुनियाद के ऊपर हम देखें तो इंटरफेरेंस इनकी जो वजारत ख़जाना के हवाले से साख डार का बारहा मुख्तलिफ जो कमेटीज़ हैं उसमें इनको वो शामिल कर देना, की आप बात कर रहे हैं ना? जी बिल्कुल, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस खास तौर के ऊपर माशी मामलात में वो देखा जाए। फिर उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा मैं समझता हूँ माशी तौर के ऊपर एक जो फेलियर समझें इसको, या एक जो एक मैं समझता हूँ कि अवाम के ऊपर ये एक जुल्म है,
वो ये है कि जो टैक्स रेशो है वो पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा जो है वो एक हाईएस्ट लेवल के ऊपर है। उसमें भी जो सबसे ज़्यादा वो मैं समझता हूँ कि जो टारगेट किया गया है वो तनख्वाहदार तबके को। ये मैं समझता हूँ कि माशी तौर के ऊपर हुकूमत की जो पॉलिसी है ये कोई अवाम दोस्त नहीं है। फिर उसके साथ साथ ज़राई टैक्स के हवाले से जो इन्होंने IMF को लिख के दिया था कि वो इम्प्लीमेंट करेंगे, 1 साल होने को है, अभी तक भी तमाम सूबे जो है वो इसके हवाले से कोई सारी जो अच्छाइयाँ और बुराइयाँ इनको समेटें तो ओवरऑल आप क्या समझते हैं, कामयाब रहा, नाकाम रहा? माशी तौर के ऊपर अगर देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत की नाकामी है। दिवालिया से निकाल के उसके ऊपर आप ले आएँ, एक रिकवरी से भी आगे स्टेबिलिटी की तरफ ले आएँ। माशी तौर के ऊपर तो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन उसके साथ साथ जो सियासी तौर के ऊपर देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि जो मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत, क्योंकि फोर फ्रंट पर वही है, वो कोई इतनी खातिर खा उसकी कोई कामयाबी नहीं हुई। क्योंकि इसमें देखा जाए जो मेजर इवेंट्स हुए, ख़ासतौर के ऊपर अगर हम देखें 26वीं आईनी तरमीम हो या बाकी जो सियासी हवाले से शुरू में जब ये मुस्लिम लीग नून ने तमाम सियासी जमातों को साथ लेके चलने की कोशिश की तो वो नाकाम हो गए। 26वीं आईनी तरमीम टेबल ये अनाउंस करने के बावजूद भी ये मंजूर नहीं करा सके थे। फिर उसके बाद हमने देखा कि बता दें ओवरऑल ज़्यादा अच्छाई लगी, सियासी तौर के ऊपर मैं समझता हूँ कि सियासी तौर के ऊपर जो मुस्लिम लीग नून है वो कोई उसको कामयाबी नहीं मिली। मुआशी तौर के ऊपर इनकी वो जो मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक जो है वो इम्प्रूवमेंट नज़र आई है जो पिछले सालों के। लेकिन अगर माशी तौर पर ये डिलीवर करते हैं बेनज़ीर, जैसे कि फ़खर कह रहे हैं कि उनको कामयाबी नज़र आई, तो फिर कहीं ना कहीं तो वो आगे जाकर सियासी तौर पर भी तो रिफ्लेक्ट करेगी उनकी पार्टी के ऊपर। क्या समझती हैं, आपको ये 1 साल कामयाब लगा या ज़्यादा नाकाम लगा? अलीना, मैं ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगी और ये मेरी राय नहीं है, ये तो फैक्ट्स हैं कि ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान में पिछले 1 साल में जो जमहूरी निज़ाम है वो और कमज़ोर हुआ है और लोगों की आवाज़ें नहीं सुनी जा रही। आप फ्रंट पेज पे एड्स निकाल लें, अच्छे अच्छे एड्स निकाल लें, लेकिन अखबार खोल के भी तो देखें अंदर क्या लिखा हुआ है। पिछले 1 साल से बार बार हुकूमत के मैंडेट पे सवाल उठाए जा रहे हैं और अब हम नहीं कह रहे, अब तो हुकूमत के इत्तेहादी भी कह रहे हैं। गवर्नर पंजाब का मैं उस दिन इंटरव्यू देख रही थी, कल उनका इंटरव्यू आया जिसमें उन्होंने कहा खुल के कि ये जो पिछला इलेक्शन हुआ है ये RO का इलेक्शन था और बहुत से लोग फॉर्म 47 की वजह से जीते हैं। तो हुकूमत के अपने इत्तेहादी अब कह रहे हैं कि उनके पास मैंडेट नहीं था हुकूमत करने का। उसके बाद इस वक्त आपकी नेशनल असेंबली इनकम्प्लीट, आपकी सेनेट नामुकम्मल है, आपके जो जजेस हैं, कल ही 5 जजेस ने खत लिखा 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ और ये जो हुकूमत के इक़दामात हैं जजेस को ट्रांसफ़र करने के, इससे पहले भी आपके जजेस जो हैं वो कह रहे हैं, मुल्क में जजेस कह रहे हैं कि हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है, हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। तो ये हेडलाइंस, अच्छी अच्छी हेडलाइंस लगाने से तो कुछ नहीं होगा, ये चीज़ें छुपेंगी तो नहीं। अलीना, मेरी राय में जो सड़कों पे सेंटिमेंट है उस पे नजर रखना ज्यादा जरूरी है और इस वक्त आज के दिन ऑपोजिशन एहतजाज कर रही है, PTI एहतजाज कर रही है, 2 दिन बाद वुकला एहतजाज करेंगे, सहाफ़ी आपके एहतजाज कर रहे हैं, पंजाब में किसान एहतजाज कर रहे हैं, उनसे ज़बरदस्ती ज़मीनें छीन के हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाई जा रही हैं। तो ये चीज़ें हैं जिनको देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मुझे मईशत के बारे में ज़्यादा पता नहीं है इसलिए मैं कॉमेंट नहीं करती, लेकिन आज जब मैंने अखबार खोला और फ्रंट पेज, हर अखबार के फ्रंट पेज पे जो ऐड था वो देख रही थी, तो मैं सोच रही थी कि वजीर आजम तो मईशत पे भी फुल क्रेडिट लेने को तैयार नहीं है, वो क्रेडिट जो है वो शेयर कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ। और ये जो एक हाइब्रिड निज़ाम है जिसकी बड़ी तारीफ की जाती थी कि SIFC जैसा प्लेटफॉर्म देखिए हमने बना दिया है, उसको भी तकरीबन 2 साल होने लगे हैं। मुझे बता दें SIFC की क्या अचीवमेंट है, आप उनकी वेबसाइट खोल के देख लें। वेबसाइट पे उनकी एक है सक्सेस स्टोरीज, उस पे आप क्लिक करके पढ़ें तो सक्सेस स्टोरीज क्या है, ये हमने इवेंट करा दिया, ये हमारी इतनी अच्छी अच्छी तस्वीरें हैं और ये हमने MOU साइन कर लिया। तो ये SIFC का जो हाइब्रिड मॉडल है जिसने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लानी थी मुल्क में, ये उसकी कारकर्दगी है। मैं तो आखिर में सिर्फ ये कहूंगी कि यही वक्त है, ये मेरे ख्याल से एक बड़ा क्रिटिकल टाइम है कि हमें आवाज उठानी चाहिए कि ये जिस डायरेक्शन में मुल्क जा रहा है, जिस अथॉरिटेरियनिज्म की तरफ हम जा रहे हैं, अगर ये हम इसको रेजिस्ट नहीं करेंगे तो वापसी का कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, उमर चीमा साहब, आप अग्री करते हैं माशी अशारियों के पॉजिटिव होने के बावजूद जो कुछ खोया है हमने उसकी कॉस्ट ज़्यादा है? अलीना, मैं पिछले दिनों एक आर्टिकल पढ़ रहा था फाइनेंशियल टाइम्स में, तो उसमें वो तो वेस्टर्न कंट्रीज की बात हो रही थी, जो डेवलप कंट्रीज जिनको हम कहते हैं उनकी बात हो रही थी, और उसका टाइटल ये था कि
जो लोगों का गुस्सा है, अच्छा ये गुस्सा पाकिस्तान तक महदूद नहीं है, ये अमेरिका में भी है, ये आपको यूरोप में भी नजर आता है। तो उन्होंने कहा कि क्या इसकी वजह इकोनॉमी है, तो फिर ये है कि आगे उसके ये आर्गूमेंट था कि कहते हैं जी कि ट्रंप जो है, ट्रंप आ गया कि इस दफा ना इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ गई है। लेकिन उसने कहा कि ट्रंप जो है 2016 में तब भी आ गया था जब महंगाई नहीं थी। इसी तरह आयरलैंड है, आयरलैंड की इकोनॉमी ऊपर जा रही है, लेकिन उधर जो फार राइट मूवमेंट्स हैं वो भी ऊपर जा रही हैं। जर्मनी की भी ये सूरत हाल है, इंग्लैंड की भी ये सूरत हाल है, फ्रांस की भी ये सूरत हाल है। अनफॉर्चुनेटली इस मामले में अगर हम जो है पॉलिटिकली जो चीजें चेंज आ रही है उस वाले से अगर हम तनाजुर करें, तो हमारा जो एक मुआवजा है वो उन ममालिक से भी हो रहा है कि जिनको हम आमतौर पे एग्जाम्पल के तौर पे कोट करते हैं जी कि हम उनकी तरह बनना चाहते हैं। उधर भी लोग बहुत गुस्से में हैं, यानी कि जिस तरह की हम जिनको मिसाल बना के पेश कर रहे होते हैं वो भी गुस्से में हैं। जहां तक इकोनॉमी की बात है, इकोनॉमी देखें, अगर 2-3 साल का अगर मुवाजना करें, जब ये पीडीएम गवर्नमेंट आई थी, मैंने तो खुद लोगों को सुना है कि वो कोई मुझे पूछ रहा होता था कि हम बैंक से पैसे निकलवा लें। मैंने कहा क्यों? क्योंकि जी वो पता चला जी कि दिवालिया होने वाला है। दूसरा वो डॉलर है, वो किसी साइड पे रोक ही नहीं रहा था, बार बार ऊपर जा रहा था, और उसके साथ साथ हुकूमत की धड़कन भी ऊपर चली जाती थी कि अब बनेगा क्या। ओवरऑल जो एक सियासी तौर पे जो पॉलिटिकल क्योस था, यानी कि उसकी अगर देखें तो उसमें तो काफी हद तक, अगर तो आप उस तरह से मुआवजा करें या जिस तरह आप रिपोर्ट कार्ड की बात कर रही हैं कि कितने नंबर देने हैं, अगर आप मुआशी तौर पे देखें तो ओवरऑल चीजें इंप्रूव हुई हैं। आप इसको आर्टिफिशियली कह लें, आप इसको स्ट्रक्चरली कह लें। स्ट्रक्चरली कहना तो यार बहुत बड़ा वर्ड है, यानी कि हम जो है यानी कि वो काश कि हम जरा एक स्ट्रक्चरली काफी बेहतर हो जाए, लेकिन एटलीस्ट ये है कि फॉर द टाइम बीइंग ओवरऑल महंगाई में कमी आई है। इंटरेस्ट रेट का कम होना जो है वो भी इस बात की अलामत है। स्टेट बैंक जो है वो इतनी जल्दी इंटरेस्ट रेट कम नहीं करता, क्योंकि वो उन्होंने महंगाई को कंट्रोल करना होता है, वो तब भी होता है जब महंगाई डाउन जाती है। तो ओवरऑल इस लिहाज से देखा जाए तो बेहतरी आई है। सरमायाकारी के हवाले से देखा जाए, जो बैरूनी सरमायाकारी है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जिस तरह बेनजीर कह रही थी, SIFC, ओवरऑल यानी कि हम जो एज अ आउटसाइडर जो उसको देख रहे हैं, जो अंदर बैठे हुए हैं वो क्या उम्मीदें लगाए हुए हैं उसका हमें नहीं आइडिया, लेकिन एज अ आउटसाइडर इट्स अ होपलेस केस कि हमें कोई चीज नजर नहीं आ रही कि सवाए इसके कि हमने कहीं से कोई लोन रोल आउट करा लिया हो, कोई किसी अरब मुल्क ने कोई 2 बिलियन हमारे बैंक में रखा हुआ है, $2 बिलियन, तो उन्होंने कहा हो जी कि 1 साल और रख लें। इस तरह की हमारी कोई अचीवमेंट्स हैं, या ये है जी कि कोई हमने किसी जगह से तेल ले रहे हैं तो उन्होंने हमारे को पैसे कोई 1 साल लेट कर दिए हो, तो इस तरह की अचीवमेंट है। या अभी तक जो मैं सुनी है, अभी तक बड़ी खबर वो ये है कि वो ये जो रेकोडेक है उसमें जो सऊदी हैं वो इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं। उसमें हम ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, हम चाहते थे कि जो हुकूमत के शेयर हैं वो हुकूमत के पास रहें, वो हमने सऊदीया की ख्वाहिश पे किया। जो हमारी ख्वाहिशात हैं वो अभी तक उनको हम अमली जामा नहीं पहना पा रहे, और उसकी एक वजह ये है कि हम अपना केस सही तरीके से प्रेजेंट भी नहीं कर पा रहे। सर, मैं जरा ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना चाहती हूँ। हम बड़े सादा अल्फाज में, हमारे पास 2 सिचुएशंस है ना, एक तरफ जहाँ हम देखते हैं हुकूमत ये दावे करती है और जिसमें कुछ ना कुछ हकीकत भी है कि माशी तौर पर कुछ इस्तेहकाम आया है, लेकिन उसकी कॉस्ट क्या हमें चुकानी पड़ी है कि हमने देखा है कि जिसको आपने आर्टिफिशियल कहा, बहुत सारी पाबंदियां देखी हमने, बहुत मनूवरिंग देखी हमने, चाहे वो कानून साजी के ज़रिए हो, अदलिया को सही करना हो, अदलिया के अंदर मनूवरिंग हो पॉलिटिकल मकासद के लिए, या फिर वो अपोजिशन को खामोश कराना और दबाना हो। तो इस कॉस्ट बेनिफिट को ज़रा एनालाइज करें कि क्या जो हमने अभी इस्तेहकाम किया है अचीव, वो इस सब की कॉस्ट देकर किया है, क्या ये जायज़ है, और क्या इससे कामयाबी जो हासिल हुई है वो दुरुस्त है? लीना, जब तक पॉलिटिकल डायलॉग नहीं होता ना, तो उस टाइम तक इसी सूरत में कोई इस्तेहकाम आ सकता है। अगर तो डायलॉग हो जाए, ना पाबंदियों की तरफ जाएं, ना अदालत के हवाले से कोई मामलात आए, ना कोई दूसरे मामलात आए, पॉलिटिकली आए, वो हो नहीं रहा। वो चीजें जब उधर ही सस्पेंड हुई हुई हैं, इसको कामयाबी कहेंगे ओवरऑल? तो फिर यही है कि आइदर बाय हुक और बाय क्रूक वो चीजें मैनेज कर रहे हैं फॉर नाउ। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात की जाए तो ये जरूर कहा जा सकता है कि गवर्नमेंट इस टाइम ऐसी सूरत हाल नहीं है कि आप ये कहें जी कि कल गवर्नमेंट जा रही है। ठीक है, ओवरऑल आप इसको कामयाबी कहेंगे फिर मुल्क के लिए, हुकूमत के लिए उनका कॉन्फिडेंस लेवल अब ज्यादा है, यानी आप इसको कामयाबी कह रहे हैं, ऐसा ही है सर?
हाँ बिल्कुल ठीक है, यानी कि पहले से इम्प्रूव उनके पार्ट पे ये इम्प्रूवमेंट है। ठीक है, हुकूमत के लिए और मुल्क के लिए दो फर्क चीजें हैं वैसे लेना। हुकूमत के लिए कामयाबी होगी, मुल्क के लिए जैसे मैंने कहा नेगेटिव्स आउटवे द पॉजिटिव्स इस वक्त। बट उमर साहब हैज हिज रीजंस। उमर साहब कहते हैं कि जब तक एक ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग नहीं, हाँ, हुकूमत के लिए दोनों चीजों को आपको अलग से जज करना पड़ेगा, आप उनको जोड़ के जज नहीं कर सकते। नहीं, मैं इस तरह से बात करूं अगर बेनजीर कि अगर हम जुडिशरी की बात की जाए तो जुडिशरी को भी अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि जो इंस्टेबिलिटी रही है उसमें जुडिशरी ने भी अपना रोल प्ले किया है, उसमें एस्टेब्लिशमेंट ने भी अपना रोल प्ले किया, उसमें इवन हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ने भी अपना रोल प्ले किया है। तो ये जो मैं बात कर रहा था ना कि जब तक डायलॉग नहीं होता तो तब तक फिर यही होगा कि एक ताकतवर होगा वो दूसरे को दबा लेगा। जब तक एक दूसरे पे ये एतमाद का हसारा रहेगा तो चीजें इस तरह चलेंगी, और इसमें ये सब स्टेक होल्डर को अपना रोल प्ले करना चाहिए। अच्छा जी, आसिफ बशीर चौधरी साहब, दो मुख्तलिफ जाविये हमारे पास आए हैं, आपकी क्या राय है? देखें, बात यह है कि गुज़श्ता एक साल में बावजूद इसके कि सियासी अदम इस्तेहकाम था और कालें हुई इस्लामाबाद आने की, लास्ट काल भी हुई, मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर जलसों की कालें भी हुई, पूरे पाकिस्तान से लोगों को मोबिलाइज़ करने की कोशिश भी हुई, और उसके बावजूद हम अगर इकनॉमिक फ्रंट के ऊपर देखें तो फ़ॉरेन रिज़र्व जो हैं वो अब 16 अरब डॉलर के करीब हैं। डॉलर का रेट बाय एंड लार्ज हमने 278-280 रुपये, जो कि किसी तरफ खड़ा ही नहीं होता था, उसको हमने एक उसके ऊपर रखा। शरह सूद 23 से 12% पे आई और ये मज़ीद सिंगल डिजिट में जाने का भी इसका इम्कान है अगले 3 माह में। स्टॉक एक्सचेंज जो है उसका इंडेक्स पहली बार 1 लाख से ऊपर चला जाता है। उसके अलावा हमारी इंपोर्ट कुछ जो क्योंकि बैन है तो उसकी वजह से कम हुई है और थोड़ा बहुत तवाज़न आया है, निस्बतन बेहतरी आई है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के उस शदीद अदम तवाज़न में। उसके अलावा स्मगलिंग जो है वो मुकम्मल तौर पे आप कह सकते हैं कि बंद है, बड़ी स्ट्रिक्ट इसके ऊपर एक्शन हुए हैं। और ये सारी जो कामयाबियां हैं इकनॉमिक फ्रंट के ऊपर ये जो है वो आई हैं, बावजूद इसके कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम था। तो अब सवाल ये है कि क्या ये कामयाबियां इस सियासी हुकूमत की हैं, इसकी किसी पॉलिसी की वजह से हैं? तो क्या ये सियासी हुकूमत इसका क्रेडिट ले सकती है, जबकि वज़ीर ख़जाना भी उनकी टीम के मेंबर नहीं हैं, उन्हें किसी ने दिया है? मेरा ख्याल है सियासी हुकूमत की कामयाबी, मैं एक साल में ये कहूँगा कि कोई मेगा इनका करप्शन का स्कैंडल नहीं आया, तो मैं उनका थैंक्स करूँगा और उनको क्रेडिट दूँगा कि कोई मेगा आपका स्कैंडल नहीं आया कोई करप्शन का, तो ये उनका क्रेडिट हो सकता है। लेकिन जहाँ तक बात है कि ये इकनॉमिक इंडिकेटर्स किस कास्ट के ऊपर बेहतर हुए हैं, तो जिस कास्ट के ऊपर बेहतर हुए हैं वो कास्ट ऐसी है कि वो इससे कई गुना ज़्यादा है। मतलब हमने देखा कि पार्लिमान जो है वो उसमें वो टोटल अनबैलेंस हो चुकी है। हुक्मरान इत्तेहाद की आपस की लड़ाइयों के बावजूद ऐसी कानून साजी हुई जो अरकान पार्लियामेंट ने पढ़ी भी नहीं है, जिनकी छिक्कों के नंबर्स भी मालूम नहीं है अरकान पार्लियामेंट को। पाकिस्तान का अदालती निज़ाम जिस तरीके से उसको तोड़ मरोड़ कर रख दिया गया, और उसकी जो पहली दफ़ा हमारा जो अदालती निज़ाम था जो हमेशा एस्टेब्लिशमेंट की जेब में रहता था, उसने चैलेंज देना शुरू किया था और उसको जो है उसके बखिए उधेड़ दिए गए। जिस तरीके से 26वीं आईनी तरमीम इसको हमने हज़म कर ली, जिस तरीके से पैका का काला कानून आया और सबको बता दिया गया कि आप बात नहीं करेंगे, इसके बाद जो बात करेगा वो कॉन्सिक्वेंस होगा। तो मैं समझता हूँ कि जिस तेज़ी के साथ हम अपनी जो आइन से और उससे दूर हुए हैं, उसकी रूह से, जो एक डेमोक्रेटिक पाकिस्तान से हम दूर जा रहे हैं जिस तेज़ी से, उसके सामने ये थोड़ा बहुत जो बैलेंस है इकॉनमी के इशारियों का, जिनको बहरहाल हम मानते हैं कि ये बेहतर हुए हैं, लेकिन वो जिस कास्ट के ऊपर हुए हैं मेरा ख्याल है वो उससे कई गुना ज़्यादा है। उसको रिपेयर करने में हमें देखें बरतानिया में क्या कहा था उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर ने कहा अगर अदालतें इंसाफ दे रही हैं तो जंग से कुछ नहीं होगा। अगर आपका अदालती निज़ाम कंप्रोमाइज़ हो जाए, अगर आप उसकी, अब आपके पार्लियामेंटेरियंस जो हैं, देखें पार्लियामान में किसका रोल बड़ा है, 2 बड़ी जमातें मिलने के बावजूद हुकूमत नहीं बना सकती जब तक कि उनको एस्टेब्लिशमेंट की छोटी छोटी 4-5 जमातें सपोर्ट ना करें, और जिस दिन वो उनके नीचे से निकलेंगी वो उसी दिन हुकूमत धड़ाम से नीचे गिर जाएगी।
पार्लियामेंट में ताकतवर हलकों का एस्टेब्लिशमेंट का रोल बढ़ा है और जो कानून साजी हो रही है वो रिफ्लेक्ट कर रही है कि कानून साजी जो है वो कौन लोग कर रहे हैं। हुक्मरान इत्तेहाद की अभी तक लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं हुई कि पंजाब में हमें ये नहीं मिल रहा और जनाब अली हमें फला आईनी ओहदे भी दिए जाएं, पार्लियामेंट ही कंप्लीट नहीं हुई अभी तक। ठीक है, अगर तो सियासी निज़ाम अपोजिशन को अपने साथ बिठा लेता मुज़ाकरात के साथ और कुछ चीज़ें बैलेंस हो जाती पार्लियामान के अंदर, तो फिर तो हम कह सकते थे कि चलें लेटर किसी स्टेज पे जाके हमारी जो ये ताकतें जा रही हैं, जो जमहूरियत से दूर हम मुल्क को लेके जा रहे हैं, जो कि आम आदमी की शख्सी आज़ादियों से हम दूर लेके जा रहे हैं, शायद इसका कुछ हज़ाला हो सके, लेकिन वो नहीं हुआ, इसलिए आपके नज़दीक वो कामयाबी नहीं है। ठीक है जी, तो हमारा पैनल इक्वली डिवाइडेड है इस सवाल के ऊपर। हम ये सवाल तारीख के ऊपर छोड़ देते हैं और देखते हैं ये जो कॉस्ट अदा करनी पड़ी है और ये जो मवाजना हम कर रहे हैं, तारीख इसका कैसे जायज़ा लेती है। एक छोटी सी ब्रेक, फिर आपके सवाल। वेलकम बैक। आपके भेजे गए सवालों के जवाब जानते हैं। उमर चीमा साहब से पहला सवाल है और वो ये है कि सिंध में पीपल्स पार्टी, पख्तूनख्वा में खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ और पंजाब में नून लीग की अक्सरियत और हुकूमत है। अगर कारकर्दगी की बुनियाद पर देखा जाए तो इन तीनों पार्टीज़ में बलोचिस्तान में किसकी हुकूमत होना चाहिए? मेरे ख्याल बलोचिस्तान में इस टाइम पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है बज़ाहिर तो, और दूसरी बात यह है कि अगर हर पार्टी के अपने स्ट्रांग पॉइंट्स हैं, पीपल्स पार्टी जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, उसकी इम्प्रूवमेंट के हवाले से जो स्ट्रक्चरल चेंजेस लेकर आए हैं, उस लिहाज से पीपल्स पार्टी के एक बड़ा अनबीटेबल उनका एक रोल है, यानी कि वो कोई और उन तक नहीं पहुंच पाया। ख़ास तौर पे जो 18वीं तरमीम है, लोग तो तब्दीली की बात करते रहे, लेकिन जो तब्दीली आई थी स्ट्रक्चरल लेवल पे वो 18वीं तरमीम से आई थी। लेकिन गवर्नेंस जो है वो ओवरऑल पीपल्स पार्टी उसमें इतनी कामयाब नज़र नहीं आती। अगर पीटीआई की बात की जाए तो पीटीआई एजुटेशन की पॉलिटिक्स में आउट क्लास है, वो कोई और पार्टी उसके करीब नहीं फटकती, लेकिन गवर्नेंस उनका भी बिजनेस नजर नहीं आता। अगर तीसरा नून लीग को देखा जाए तो नून लीग पॉलिटिकल एजुटेशन में, मूवमेंट्स में उस तरह से इतनी स्ट्रांग नहीं है, ना उनका वर्कर उतना एनर्जाइज्ड होता है, ना वो को कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज पर कोई उनका बहुत ज्यादा कमांड है। लेकिन ओवरऑल जो एक ब्यूरोक्रेसी से काम कैसे लेना है, गवर्नेंस अगर देखने की हद तक देखा जाए, यानी कि मैं फिर वो स्ट्रक्चरल या आर्टिफिशियल में ये एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात में ये गवर्नेंस जो है वो उस मामले में वो पीटीआई और पीपल्स पार्टी से बेहतर है। ठीक है, तो अगर यानी कि वो बलूचिस्तान में देखें और उसकी जरूरियात के मुताबिक देखें तो मेरे ख्याल है कि अब डिपेंड करता है ना कि लीडरशिप का भी डिपेंड करता है कि कौन चीफ मिनिस्टर है। अगर पहले उनके थे मेरा ख्याल है वो सवाल आपसे वैसे ही हुआ है कि अगर आप देखें बलूचिस्तान की ज़रूरियात से मुतल्लिक, तो फिर आप क्या समझते हैं, आपकी राय में किसकी हुकूमत ज़्यादा बेहतर रहेगी? मेरा ख्याल है कि जो पीपल्स पार्टी और नून लीग की मिलकर बना दें। अच्छा, ठीक है जी। ये मिडिल ग्राउंड आपने निकाला है, क्योंकि एक डायलॉग की जरूरत है। डायलॉग का मसला पीपल्स पार्टी हल कर लेगी, जिधर को गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज आएंगे वो नून लीग करेगी। ठीक है जी उमर चीमा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अगला सवाल भेजा गया है बेनज़ीर शाह साहिबा के लिए। बेनज़ीर, आपसे पूछा जा रहा है कि जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आज खत लिखकर ट्रांसफ़र जजेस की सीनियरिटी लिस्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात और हाई कोर्ट एडमिन कमेटी तब्दीली को गैर कानूनी करार दिया है। क्या ऐसे खतूत का कोई असर होता है? अच्छा अलीना, सिर्फ जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने नहीं लिखा, 4 और भी जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उन्होंने भी लिखा है। बड़ा इंटरेस्टिंग सिनारियो है, इसलिए मेरी राय में, मैं कोई लीगल एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि दोनों ने अपने हेड्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन को लिखा है। जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उनको लिखा है, जो 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखा है। इससे मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ कम्युनिकेशन है इन दोनों इदारों में, कि कोई कम्युनिकेशन नहीं है हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन का, जो इंस्टीट्यूशन है और जो जजेस हैं उनके साथ, जिसकी वजह से ये जो है ये खत लिखने पड़े हैं और उनको पब्लिक करना पड़ा है।
इस वक्त तो अलीना देखिए, पोलराइजेशन तो बहुत देर से हम देख रहे हैं कि अदालतों में रही है हमारे, लेकिन फिर भी जो खत आते थे जजेस की तरफ से एक दूसरे को, वो बड़ा म्यूटेड सा रिस्पॉन्स होता था, इतना डायरेक्ट नहीं होता था। इस वक्त ऐसा लग रहा है कि पोलराइजेशन जो है वो बिल्कुल एस्केलेट कर गई है, और अब एक डायरेक्ट बैक टू बैक एंड फोर्थ हो रहा है जजेस के दरमियान, जिसमें अभी ये जो खत आए हैं इसमें तो उन्होंने ये तक लिखा है कि ये बिल्कुल गैर कानूनी है जो आप कर रहे हैं, तो बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। अच्छा, इसका ट्रिगर पॉइंट जो है मेरी राय में असर है या नहीं जी, लेकिन मैं सिर्फ एक छोटी सी बात करना चाहती कि जो ट्रिगर पॉइंट है अभी तक सब ज़्यादातर इसको इसी तरह देखा जा रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी ट्रांसफ़र की वजह से है, लेकिन मेरे ख्याल से जो ट्रिगर पॉइंट है असल वो है जो ये 8 जजेस जिनकी सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट होने जा रही है, क्योंकि शायद इस वक्त अदलिया में ये अंदाज़ा है कि ये बड़ा एक क्रिटिकल पॉइंट है, और अगर ये हो गया, इस किस्म की परमानेंट तब्दीली हो गई, तो फिर रेजिस्टेंस करना जो है वो बहुत मुश्किल होगा। असर कि अलीना देखें, मुझे नहीं लगता इस वक्त, क्योंकि वकला भी जो है वो एहतजाज करने जा रहे हैं 2 दिन बाद, लेकिन मुझे नहीं लगता हुकूमत जो है वो बैक डाउन करेगी। पूरा मकसद ये 26वीं आईनी तरमीम को लाने का यही था कि ये जो इंडिपेंडेंट माइंडेड जजेस हैं, जो सवाल पूछते हैं, ऐसे सवाल पूछते हैं जिनका जवाब हम नहीं देना चाहते, उनको साइड लाइन करना है। तो मुझे नहीं लगता कि ये जुडिशल कमीशन का जो मीटिंग है वो पोस्टपोन होगी, और ये जो सारे मामलात हैं इसकी वजह से आपको लगता है इस तरह से कोई। बहुत शुक्रिया बेनज़ीर शाह साहिबा। एक छोटी सी हमें ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, बाकी सवाल शामिल करेंगे। आपने फ़खर दुरानी साहब से पूछा है, फ़खर, वज़ीर आज़म का कहना है कि शहबाज स्पीड तो माजी का किस्सा है, अब मैं मोहसिन स्पीड की बात करता हूँ, तो क्या मोहसिन नकवी भी वज़ारत उज़्मा की तैयारी में है या हो सकते हैं? अलीना, जो मोहसिन स्पीड के हवाले से ये काफ़ी चर्चे चल रहे हैं, लेकिन हमारा अगर अपना इस्लामाबाद का देखा जाए तो वो तो हमारा कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। जिना जो एवेन्यू है, ये इस्लामाबाद की सबसे जो मसरूफ़ तरीन शाहराह है, उस पर रोज़ाना 40-50 हज़ार गाड़ियों का जो है वो आना जाना होता है। इन्होंने एक प्रोजेक्ट वो शुरू किया, वो कोई 40 दिनों में वज़ीर आज़म से प्री मेच्योरली इफ्तिताह करा दिया कि शॉर्ट तरीन जो ड्यूरेशन में एक अंडरपास का जो है वो कर दिया गया है, इन्होंने तकमील कर दिया है। लेकिन वो हकीकत ये है कि वो सिर्फ एक 30% ऑफ द प्रोजेक्ट जो था वो उसको उन्होंने वो दिखा के वो उसका इफ्तिताह करा दिया। तो ये मोहसिन स्पीड के हवाले से एक तो जो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी एग्जैजरेटेड एक वो किया गया है, और दूसरा जो इनका सवाल का हिस्सा है कि क्या ये इनका फ्यूचर में कोई प्राइम मिनिस्टर बनने के हवाले से, तो वो नहीं है। मैं नहीं समझता कि देखें, अगर तो कोई जमहूरी, चाहे वो जो भी हाइब्रिड हो या जो भी जमहूरी कोई वो हो हुकूमत में या सेटअप में, मोहसिन नकवी साहब के लिए वज़ीर आज़म बनने का मैं नहीं समझता कि कोई इस तरह के चांसेस हो सकते हैं। वो इसलिए कि आपको बहरहाल कोई पॉलिटिकल बैकिंग चाहिए होती है, कोई सियासी जमात की एक पूरी बैक सपोर्ट चाहिए होती है, जो कि मैं नहीं समझता कि इनके साथ कोई भी सियासी जमात, पूरी जमात जो है वो खड़ी होगी। हाँ, ये हो सकता है कि कोई अगर टेक्नोक्रेट सिस्टम आ जाता है पाकिस्तान में, जमहूरियत का जो है वो बिल्कुल साइड पे वो कर देते हैं, तो उस पर कोई इनका चांस नज़र आ सकता है। अदरवाइज़ कोई इस तरह की जो चाहे बराए नाम ही हो जमहूरी हुकूमत, उसमें मुझे नहीं नज़र आता कि अमान पाऊँ तो अर्ज़ करूँ, मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात की उनको बैकिंग हासिल है, और क्या चाहते हैं आप? अलीना, वो बिल्कुल बात दुरुस्त है, लेकिन आप 2002 में भी देखें तो उसके लिए भी आपको, जब पूरा मार्शल लॉ था, उसके लिए भी एक डिक्टेटर को सियासी जमात खड़ी करनी पड़ी थी, उसके बाद ही जाके उन्होंने अपनी मकसद का जो है वो आप तो जज्बाती और सीरियस हो गए। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं, थिंग्स आर गेटिंग हीटेड। आसिफ बशीर चौधरी साहब, आपसे पूछा गया है कि दौरान सर्विस इंतकाल करने वाले सरकारी मुलाजिम के एक फैमिली मेंबर को मुलाजमत की सहूलत ख़त्म कर दी गई है, क्या ये दुरुस्त इक़दाम है? बेसिकली ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक डिसीजन था जो पिछले साल 18 अक्टूबर को आया था, और वफाकी काबीना ने अब उसके ऊपर अमल दरामद के लिए जो है वो बाकायदा नोटिफिकेशन निकाला है। लेकिन अलीना, ये यहाँ तक तो ये बात दुरुस्त है कि जो एक पूरा एक माली पैकेज होता है जो भी सरकारी मुलाजिम दौरान सर्विस इंतकाल करते हैं,
उसमें उनकी 60 साल की उम्र जो रिटायरमेंट तक है उससे घर खाली नहीं करवाया जाता उसकी फैमिली से। इसी तरह जो तालीमी सहूलियात होती हैं बच्चों के लिए या बाकी फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं वो भी होते हैं। लेकिन ये जो मामला था कि फैमिली मेम्बर को जो है बगैर किसी क्राइटेरिया के और एलिजिबिलिटी के जो है वो रखना, तो ये दुरुस्त नहीं था कि जितनी तालीम होगी उतने ग्रेड पे उसको रख लेंगे। तो वो बहरहाल आप मुकाबले के प्रोसेस को वायलेट करके उसमें रखते थे। ये बात क्लास 4 के जो छोटे मुलाजमीन हैं उनकी हद तक तो समझ आती है, और मेरा ख्याल है कि उसको अगर अभी भी हम कंटिन्यू करते तो वहाँ तक तो ठीक था कि ग्रेड 4 तक जो ऑफिस बॉय या छोटी मोटी पोस्ट होती है हेल्पर रनर की, वहाँ तक तो ठीक था। लेकिन अभी पिछले दिनों हमारे एक जानने वाले वो फोत हुए, तो उनकी बेगम जो थी वो ग्रेड 16 में होगी। इसी तरह स्पाउस अगर वो हो तो बीवी फोत हो जाए तो मियाँ को जब कतई नज़र इसके कि उनकी जो है वो उस पोजीशन के अहल हैं या नहीं है, तो बड़ी बड़ी पोस्टें लोगों ने ली, डायरेक्टर एडमिन लग गए, तो आपको नहीं लगता मेरा स्पाउस फोत हो गया, वहाँ पर मेरिट और क्रेडिबिलिटी देखी जानी चाहिए। ठीक है जी, आसिफ बशीर चौधरी साहब, सॉरी टू कट यू ऑफ, हमारे पास आज प्रोग्राम में वक्त खत्म हो गया है, इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।